अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है अगला लिमिटिंग रिएक्टेंट। लेट्स सी हियर व्हाट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। जी बच्चों, लिमिटिंग रिएक्टेंट किसे कहते हैं? वेरी गुड। सबसे पहले इसकी हम क्या देखते हैं, डेफिनेशन। जी बच्चों, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एक ऐसा रिएक्टेंट जो अपनी कम मिकदार की वजह से जल्दी खत्म हो जाए और वह प्रोडक्ट की मिकदार को कंट्रोल भी कर रहा हो, उसे हम क्या कह देते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है। द रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन विच कंज्यूम अर्लियर ड्यू टू इट्स स्मॉलर क्वांटिटी एंड इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। एग्जांपल से हम इसे क्लियर कर लेंगे। ये क्या है? द रिएक्टेंट in a chemical reaction which consume earlier due to its smaller quantity and it controls the amount of product is called limiting reactant। आप स्पेलिंग पूरे लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक ऐसा रिएक्टेंट जो अपनी कम मिकदार की वजह से जल्दी खत्म हो जाए और वो प्रोडक्ट की मिकदार को भी कंट्रोल कर रहा हो, उसे हम क्या कह देते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक होगी बात ये। और एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट का। ये क्या होएगा, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। बच्चों, जो अपनी कम मिकदार की वजह से रिएक्टेंट जल्दी खत्म हो गया वो तो हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जो रिएक्टेंट बच गया अपनी एक्सेसिव अमाउंट की वजह से, उसे हम क्या कह देंगे, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम क्या बोलेंगे, इसकी भी हम डेफिनेशन कर सकते हैं। क्या? द रिएक्टेंट विच इज लेफ्ट बिहाइंड in a chemical reaction due to its excessive amount is called non-limiting reactant। स्पेलिंग पूरे बेटे लिखिएगा। अब एक ऐसा रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन में जो अपनी कम मिकदार की वजह से, जो अपनी ज्यादा मिकदार की वजह से बाकी रह जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कह देते हैं, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिहाजा ये टर्म्स हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं व्हेन वी हैव अ नॉन स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट, मतलब हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। यानी दिस टर्मिनोलॉजी कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन वी हैव नॉन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर हम कभी भी लिमिटिंग रिएक्टेंट का कांसेप्ट या नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट का कांसेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वी विल हैव टू सपोज दैट ऑल द रिएक्टेंट्स हैव बीन कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स। हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये तसव्वुर करना पड़ता है। अब इसको एग्जाम्पलीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एनालॉगस एग्जांपल लेते हैं एक डेली लाइफ से। हम इसकी ले लेते हैं सबसे पहले बेटे जनरल एग्जांपल। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं बेटे। हम सपोज करते हैं, ये आपने बताना है मुझे बच्चों, ठीक है। हम सपोज करते हैं कि हमने एक मार्कर तैयार करना है। मार्कर तैयार करने के लिए दो चीजें रिक्वायर हैं। एक मुझे रिक्वायर है जी कैप, और एक मुझे रिक्वायर है रॉड। एक कैप, एक रॉड। जरा आपने मुझे बताना है, मेरे पास 6 कैप हो और 6 रॉड हो तो कितने मार्कर मैं बना सकता हूं। कैप और रॉड जब मिलते हैं तो ये मिलकर क्या बन जाता है, एक मार्कर। तो मेरे पास 6 कैप हैं, 6 रॉड हैं, तो कितने मार्कर बनेंगे जी, 6 ही बनेंगे, क्योंकि एक कैप एक मार्कर के, एक रॉड के ऊपर क्या होती है, फिट होती है। ये दोनों मिलकर क्या बन जाता है, एक मार्कर। लेट करें आप इसे मार्कर, अकेले को मार्कर ना कहें। ये कैप और रॉड ये दोनों आपस में मिलकर क्या बन गया, मार्कर। तो आपके पास 6 कैप हैं, 6 रॉड हैं, तो कितने मार्कर बनेंगे, 6। लेकिन एक जरा मुझे बात बताइएगा, आपके पास 10 कैप हैं लेकिन रॉड 6 हैं,
10 कैप और राड 6। तो मैं अपने कैमरामैन से कहता हूं जरा मुझे बताइएगा मार्कर कितने बनेंगे। राड 6 है, कैप कितने हैं 10। तो जितने राड है मार्कर तो उतने ही बनेंगे। ठीक है, मार्कर 6 राड 6 कैप से ले सकते हैं, बाकी 4 कैप क्या होंगी एक्स्ट्रा। तो जरा मुझे बताइएगा 10 कैप और 6 राड में से मार्कर कितने तैयार होंगे 6 राड 6 कैप लेंगी, बाकी 4 कैप एक्स्ट्रा बच गई। अब खत्म क्या हुआ, राड खत्म हुआ या कैप? राड खत्म हुआ। कौन खत्म हुआ, क्यों खत्म हुआ? अपनी कम मिकदार की वजह से। क्या राड खत्म होने के बाद प्रोडक्ट बन रहा है, मजीद मार्कर बन रहे हैं? जवाब होगा नहीं, राड यूं ही खत्म हो जाएंगे तो मजीद मार्कर तो नहीं बन सकते। तो इसका मतलब ये जो राड है, एक तो ये अपनी कम मिकदार की वजह से जल्दी खत्म हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। और दूसरा क्या, इसके बाद मार्कर बन रहा है, नहीं बनेगा। इसका मतलब ये प्रोडक्ट की मिकदार को कंट्रोल भी कर रहा है। ठीक है, 10 कैप और 6 रॉड से सिर्फ 6 मार्कर बनेंगे, क्योंकि 6 रॉड 6 कैप से ले सकती हैं। ठीक होगी बात। तो रॉड चूंकि खत्म हो गए हैं तो रॉड क्या होएगी, लिमिटिंग रिएक्टेंट। कैप चूंकि बाकी बच गए हैं, कैप क्या होएगी, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या राड खत्म होने के बाद मजीद प्रोडक्ट मजीद मार्कर बन रहे हैं? तो नहीं। तो फिर राड क्या होंगे, ये प्रोडक्ट की मिकदार को कंट्रोल भी कर रहे हैं। क्लियर होगी बात ये। चलें एक दूसरी मिसाल लेते हैं। दूसरी मिसाल लेते हैं हम भला किस चीज की। आपने बच्चों कभी जिंदगी में सैंडविच खाया है? सैंडविच खाया है? अब सैंडविच जो है चप्पल कबाब डाल के, आहा क्या बात है। अब आपको पता है कि सैंडविच तैयार करने के यूजुअली क्या लेते हैं, 2 स्लाइसिस होते हैं और उन स्लाइसिस के दरमियान में क्या होता है, आहा एक कबाब। अब जरा मुझे बताएं, मैं अपने कैमरामैन से अगेन पूछता हूं, 2 स्लाइसिस में एक कबाब डाल के कितने सैंडविच तैयार हो सकते हैं? कितने तैयार होंगे सर? 1, क्योंकि स्लाइसिस ऐसे आएंगे और दरमियान में क्या आएगा, कबाब। तो एक सैंडविच हमारा तैयार है, एक सैंडविच हमारा तैयार। एक बात क्लियर होगी, एक सैंडविच अगर तैयार करना है तो मुझे एक कबाब इस्तेमाल करना पड़ेगा और 2 स्लाइसिस। जितने स्लाइस लेने उसके आधे कबाब, जितने स्लाइसिस लेने उतने। चले मैं मार्केट जाता हूं, छोटी बड़ी ब्रेड्स लेकर आता हूं, तकरीबन कितनी, 3। वो 3 ब्रेड्स में से कुछ बड़ी ब्रेड है, इनमें से कुछ छोटी हैं। इनके टोटल जब स्लाइसिस मैंने निकाले वो भला कितने निकले, 58 स्लाइसिस। कितने निकले, 58 स्लाइसिस। और मेरी मम्मा ने 30 कबाब बनाए। कितने बनाए, 30 कबाब। कितने बनाए? अब मुझे बताइएगा कितने सैंडविच बनेंगे। जरा देखिएगा, 2 स्लाइसिस एक कबाब इस्तेमाल करते हैं, 10 स्लाइसिस कितने कबाब इस्तेमाल करेंगे, 5। 20 स्लाइसिस 10 कबाब इस्तेमाल करेंगे, 40 स्लाइसिस 20 कबाब इस्तेमाल करेंगे, 50 स्लाइसिस 25 कबाब इस्तेमाल करेंगे, 58 स्लाइसिस कितने कबाब इस्तेमाल करेंगे, 29 कबाब। और सैंडविच भी कितने बनेंगे, 29। सैंडविच भी कितने बनेंगे, 29 सैंडविच बनेंगे। जी बच्चों क्लियर? अरे वाह, 58 स्लाइसिस ने कितने कबाब इस्तेमाल किए, 29। क्या कबाब सारे इस्तेमाल हो गए? नहीं, एक बच गया। हमारे कैमरामैन कह रहे हैं एक बच गया। ठीक है, क्योंकि टोटल कबाब तो 30 थे, एक कबाब क्या हो जाएगा, बच जाएगा। सारा क्या इस्तेमाल हुआ है, स्लाइसिस सारे इस्तेमाल हो गए। 30 कबाब में से एक बच गया और 29। तो ये जो स्लाइसिस होंगे जो सारे इस्तेमाल हो गए, ये क्या होंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, और जो कबाब बाकी बच गए, इन कबाब्स को हम क्या कह देंगे, एक कबाब बाकी बच गया, इसे हम क्या बोल देंगे, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। जी बच्चों क्लियर होगी बात। ये भूख भी लगी हुई थी, मैंने कहा एग्जांपल कुछ इस तरह की मिल जाए तो ग्रेट मैच कर गया। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक ऐसा रिएक्टेंट जो अपनी कम मिकदार की वजह से जल्दी खत्म हो जाए और वह प्रोडक्ट की मिकदार को कंट्रोल भी कर रहा हो, उसे हम क्या कह देते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। मौजूदा एग्जांपल में हमने चेक किया भी कि भूख को मलहूज़े खातर रखते हुए कि 2 स्लाइसिस और एक कबाब अगर आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एक सैंडविच बनता है। क्या बनता है, एक सैंडविच बनता है। इसका मतलब अगर 3 ब्रेड्स में से 58 स्लाइसिस निकलते हैं, जो डिफरेंट साइज की ब्रेड है, 58 स्लाइसिस हैं, 30 कबाब हैं, तो कितने सैंडविच बनेंगे, जितने स्लाइस है ना उसका आधा कबाब इस्तेमाल होने हैं। 58 स्लाइस है, 58 का आधा क्या होता है, 29।
तो ये 29 कबाब इस्तेमाल होकर टोटल सैंडविच बनेंगे 29। एक कबाब बाकी रह जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट जो बाकी रह गए, और जो सारे इस्तेमाल हो गए वो क्या होंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट। जो ही ये खत्म हो गए मजीद प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब इसकी हम चेक कर लेते हैं एक केमिकल एग्जांपल। जी बच्चों, केमिकल एग्जांपल्स आप देखते हैं, ये तो अभी हमने जनरल देखी थी ना, अब इसकी केमिकल एग्जांपल देखते हैं। अब केमिकल एग्जांपल के लिए सबसे पहले मैं लेता हूं ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपको नजर आ रहा होगा, इट्स अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें 2 मोल हाइड्रोजन गैस के 1 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर क्या बनाता है, 2 मोल पानी। इसको ऐसा भी कह सकते हैं, मेरे पास ये 4 ग्राम है और ये बेटे 16 और 16 32 ग्राम, ये 16 2 18 18 दूना 36 ग्राम, ये आ गया। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा, जज कीजिएगा, हाइड्रोजन होगा कि ऑक्सीजन? आपके पास 3 सेकंड है, 1 2। बिल्कुल गलत, इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कोई नहीं है, क्योंकि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है बच्चों। ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिएगा टोटल हाइड्रोजन यहां कितने एटम नजर आ रहे हैं, 4, और इधर कितने हैं, 4, मतलब जितने एटम थे वो सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं। ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2, सारे कन्वर्ट हुए हैं। टोटल मास जरा देखिएगा, 32 और 4 36, प्रोडक्ट भी कितना बना हुआ है, 36। यानी जितना रिएक्टेंट था वो सारे के सारा प्रोडक्ट में बना हुआ है, बाकी तो कोई नहीं बचा। जब बाकी कोई नहीं बचेगा तो लिमिटिंग रिएक्टेंट और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट का कांसेप्ट हम अप्लाई ही नहीं कर सकते। यहां पर एक बात क्लियर हो गई, द कांसेप्ट ऑफ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कभी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम सपोज करते हैं कि जितना रिएक्टेंट था वो सारे का सारा किसमें कन्वर्ट हुआ हुआ है, प्रोडक्ट में। जल्दी कोई खत्म नहीं होता उनमें और बाकी भी कोई नहीं बचता। इसका मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट का कांसेप्ट जो है, इट कैन ओनली बी अप्लाइड ऑन अ नॉन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेकिन बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमारे पास एक कांसेप्ट आ जाता है। क्लियर होगी बात ये? जरा देखिएगा, मेरे पास अगर हो 4 मोल हाइड्रोजन के और 1 मोल ऑक्सीजन के, बताइए कितने मोल पानी के बनेंगे। अब यहां पर थोड़ा प्रॉब्लम है, अब मुझे कोई प्रॉब्लम, लेकिन इसमें हेल्प मैं किसकी लूंगा, बैलेंस की ही। मुझे एक बात पता है कि 2 मोल अगर हाइड्रोजन की है वो सिर्फ 1 मोल ऑक्सीजन ले सकती है, या 1 मोल O2 है वो 2 मोल हाइड्रोजन ले सकती है। अगर ऑक्सीजन का 1 मोल है वो इस्तेमाल ही सिर्फ हाइड्रोजन के कितने मोल कर सकती है, 2। अगर इसका 1 मोल है और इसके 50 है तो कितने मोल पानी बनेगा, 2 ही बनेगा। क्यों? क्योंकि 1 मोल O2 कैन टेक ओनली 2 मोल H2। ठीक है, अब यहां पर 1 मोल चूंकि हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, तो ये कितने मोल हाइड्रोजन लेगा, 2 मोल, और पानी कितने मोल बनेगा, 2 मोल पानी। अब 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल हाइड्रोजन ले सकता है, 2 मोल पानी बनाएगा, तो इसका मतलब ऑक्सीजन तो खत्म हो गया, ऑक्सीजन तो खत्म हो गया, जबकि हाइड्रोजन के 2 मोल क्या हो जाएंगे, बाकी रह जाएंगे। क्योंकि ऊपर बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि 1 मोल O2 2 मोल हाइड्रोजन ले सकते हैं, ऑक्सीजन तक कंज्यूम हो जाएगी, जबकि हाइड्रोजन के 2 मोल बाकी रह जाएंगे। अब ऑक्सीजन इसमें भला क्या होएगी, लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि इट कंज्यूम अर्लियर ड्यू टू इट्स स्मॉलर क्वांटिटी। अब हाइड्रोजन चूंकि बाकी रह रहा है तो ये क्या होएगा, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, और ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, ये नॉन बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, और लिमिटिंग रिएक्टेंट का कांसेप्ट नॉन बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं, बैलेंस पे ये अप्लाई नहीं होता। अच्छा, इसको एक और तरीके से बात कर सकते हैं, यहां पर 4 ग्राम हाइड्रोजन था, 32 ग्राम ऑक्सीजन था, तो कितने ग्राम पानी बना, 36 ग्राम। इक्वेशन बैलेंस है, टोटल रिएक्टेंट का मास काउंट करें, 32 जमा 4 36, प्रोडक्ट का 36, यानी जितना रिएक्टेंट था उतना ही प्रोडक्ट बना। तो इसमें हम लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात नहीं कर सकते। फर्ज करें मैं कहता हूं मेरे पास जो है हाइड्रोजन, लेट कर लेते हैं कि हाइड्रोजन मेरे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन है, ठीक है, और 100 ग्राम मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन है, तो कितने ग्राम पानी बनेगा, तो जवाब आएगा 36 ग्राम। वजह, क्योंकि ऊपर बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मुझे पता है कि हाइड्रोजन अगर 4 ग्राम है, ये सिर्फ और सिर्फ 32 ग्राम ही सिर्फ क्या कर सकती है, ऑक्सीजन ले सकती है। ये 1000 ग्राम भी होती ना ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अगर 4 ग्राम है तो इसने सिर्फ कितना रिसीव करना था, 32 ग्राम। अब 4 ग्राम हाइड्रोजन इस 100 ग्राम ऑक्सीजन में से 32 ग्राम ऑक्सीजन ले लेगी और क्या बना देगी, 36 ग्राम पानी बना देगी। ठीक है, अब इसमें से 32 तो चले गए, ऑक्सीजन बाकी रह जाएगी, हाइड्रोजन सारी खत्म हो जाएगी। अब इस केस में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा, हाइड्रोजन, और इस केस में ऑक्सीजन क्या होगा,
नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, अगेन बोल रहा हूं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है इट कैन ओनली बी अप्लाइड ऑन नॉन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैथ्स के लिहाज से करें, मोल्स के लिहाज से करें, नो मैटर, कोई मसला नहीं है। अच्छा एक और बात बताइएगा, आपने मुझे बताना बेटे, ये मेरे पास एक रिएक्शन है जिसके नतीजे में जरा देखिएगा कि N2 जब हाइड्रोजन गैस के साथ ट्रीट करता है तो क्या बनता है? अमोनिया। अमोनिया। जरा इसमें बताइएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? हाँ नहीं है, इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट है नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। यहां नाइट्रोजन के 2 एटम, यहां नाइट्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 6, यहां पर 6 पूरे। अच्छा जरा इसमें बताइएगा 4 मोल N2 और 3 मोल H2, इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? जरा बताइएगा। सर इसमें जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होएगा वो हाइड्रोजन होगा। गलत, इसमें भी लिमिटिंग रिएक्टेंट कोई नहीं है। अब इसकी वजह क्या? सर आपने तो कहा था कि नॉन बैलेंस केमिकल इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे तो उसमें तो लिमिटिंग रिएक्टेंट होना चाहिए। ये नॉन बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, तो इसमें तो लिमिटिंग रिएक्टेंट होना चाहिए। ओहो बच्चों, यहां पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आप देख रहे होंगे, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। और रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको पता है रिएक्टेंट जब मिलकर प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी बनाता है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए हमारी कंडीशन क्या है? द रिएक्टेंट्स इन अ केमिकल रिएक्शन विच कंज्यूम अर्लियर ड्यू टू इट्स स्मॉलर क्वांटिटी एंड इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसा रिएक्टेंट जो अपनी कम मिकदार की वजह से बहुत जल्दी खत्म हो जाए और वो प्रोडक्ट की मिकदार को कंट्रोल भी कर रहा हो। रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर कोई भी रिएक्टेंट खत्म ही नहीं होता। क्यों? रिएक्टेंट मिला, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बाद में फिर रिएक्टेंट, लिहाजा रिएक्टेंट खत्म नहीं हो रहा। लिहाजा रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में चाहे बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो चाहे नॉन बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो, लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट अप्लाई ही नहीं होता, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पे खत्म ही नहीं होता। सो हियर वी कैन से दैट द कांसेप्ट ऑफ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। वजह आपको पता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए कंडीशन क्या है कि एक रिएक्टेंट अपनी कम मिकदार की वजह से जल्दी खत्म होना चाहिए, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं होता, क्योंकि उसमें रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट मिलकर क्या कर रहा है? रिएक्टेंट बना रहा है। ठीक है बच्चों, आप ऐसा कीजिएगा, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर इसके फौरन बाद जो ही स्क्रीनशॉट लें, मैंने थोड़ा सा आगे ये पढ़ाना है आपको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें जरा इसका। जी स्क्रीनशॉट तो ले लिया बेटे, अब हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे। तो देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है लिमिटिंग रिएक्टेंट और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट की। एप्लीकेशंस ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। बेटे इनकी एप्लीकेशन आप स्पेलिंग पूरे लिखिएगा। बेटे लिमिटिंग रिएक्टेंट और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है इसकी एप्लीकेशन, बेटे इसको समझने के लिए हम क्या कहते हैं कि मेरे पास 2 रिएक्टेंट हैं, ए और बी मिलकर क्या बना रहे हैं? सी और डी। फर्ज करें जो ए रिएक्टेंट है ये बड़ा महंगा है, इट्स अ टू मच महंगा रिएक्टेंट, एक्सपेंसिव रिएक्टेंट है, इतना महंगा है कि हीरे जितनी प्राइस है इसकी, इट्स अ टू मच एक्सपेंसिव। और बी सस्ता है, लून के पा जितने सस्ता नमक होता है। ठीक है, अब मुझे बताइएगा, हमने पढ़ा था एक्चुअल यील्ड के अंदर कभी भी 100% रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट में एक्चुअली कन्वर्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ रिएक्टेंट क्या होता है? ज़ाया होता है। बट अगर तो वो सस्ता रिएक्टेंट ज़ाया हो तो हमें कोई ख़ास नुकसान नहीं है। अगर मैं बी और ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक मिकदारें लेता हूं तो ए मुकम्मल तौर पर सी और डी में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ ज़ाया हो सकता है। ए जो महंगा रिएक्टेंट है वो बर्तन की दीवार के साथ लग सकता है, बर्तन में ही रह सकता है। तो इसके लिए मैं क्या करूं? इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, जो ये सस्ते वाला जो है, इनएक्सपेंसिव कह लें, इसे क्या कह लें? इनएक्सपेंसिव रिएक्टेंट। ये जो सस्ता रिएक्टेंट है ना, ये मैं क्या करूंगा? जानबूझ के बहुत ज्यादा मिकदार में ले लूंगा। ठीक है, अब बी जब बहुत ज्यादा मिकदार में ले लूंगा तो ये महंगे वाला जो रिएक्टेंट है ये मुकम्मल तौर पर क्या हो जाएगा? फिर कंज्यूम होने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक होगी ना बात? इसका मतलब ये हुआ कि सम टाइम वन ऑफ द इनएक्सपेंसिव रिएक्टेंट इज टेकन इन लार्जर क्वांटिटी डेलिबरेटली। कि बाद औक़ात क्या होता है कि हम
सस्ते वाला जो रिएक्टेंट होता है जानबूझकर क्या करते हैं, ज्यादा मिकदार में ले लेते हैं, टू इंश्योर दैट ऑल द एक्सपेंसिव रिएक्टेंट हैज कंज्यूम। क्लियर होगी बात ये? यानी बाद का हम सस्ता रिएक्टेंट जानबूझ के ज्यादा मिकदार में इसलिए भी लेते हैं ताकि जो महंगे वाला रिएक्टेंट है वो मुकम्मल तौर पर क्या हो जाए, इस्तेमाल हो जाए और हमारा नुकसान ना हो। क्लियर? इसकी पहली एप्लीकेशन होगी। समटाइम वन और मोर cheaper or inexpensive reactants are taken in excessive quantity deliberately to ensure that all the expensive reactant has consumed completely। ठीक हो की बात ये? उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन आ जाती है, बेटे आपको पता है चीजें किसकी मौजूदगी में चलती हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में चलती हैं। ठीक है, अगर ऑक्सीजन कम मिकदार में है तो चीजें बहुत तेजी के साथ नहीं जलेंगी, और अगर ऑक्सीजन ज्यादा मिकदार में है चीजें बहुत तेजी से जलेंगी। So sometime one of the reactant is taken in excessive quantity to make the reaction faster। बाद का रिएक्शन को तेज करने के लिए भी हम क्या करते हैं, एक रिएक्टेंट ज्यादा मिकदार में लेते हैं। तो दो मेजर एप्लीकेशन इसकी हमने पढ़ी। पहली एप्लीकेशन हमने पढ़ी कि बाद का किसी केमिकल रिएक्शन में हम एक या ज्यादा रिएक्टेंट जो सस्ते होते हैं वो जानबूझ के ज्यादा मिकदार में इसलिए भी लेते हैं कि महंगे वाला रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पे क्या हो जाए, इस्तेमाल हो जाए। और बाद का हम एक रिएक्शन ज्यादा मिकदार में इसलिए भी लेते हैं ताकि रिएक्शन क्या हो जाए, फास्टर हो जाए। ठीक होगी बात ये? तो जरा देखते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हमको लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है तो उसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। अब इसमें मैं लिख देता हूं, स्टेप्स इन्वॉल्व टू फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। जी बच्चों, लिमिटिंग रिएक्टेंट को मालूम करने के लिए कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व है। हमें किसी भी रिएक्टेंट्स की अमाउंट दे दी गई है और हमें कहा जाता है कि इसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करें, तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। क्या होता है, टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ reactant from their given amount, from their given amounts। रिएक्टेंट की जो मिकदारें दी गई हैं उससे सबसे पहले हमने क्या करना है, उनके मोल्स बनाने हैं। ठीक है, और पॉइंट नंबर 2, जब रिएक्टेंट्स के मोल्स पता चल जाएं तो उसके बाद उन मोल्स को प्रोडक्ट के मोल से कंपेयर कर कर बैलेंस केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने प्रोडक्ट के मोल्स निकालने। तो स्टेप नंबर 2 क्या होएगा, टू फाइंड, टू डिटरमन, या क्या लें, टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट using बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल के इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट के मोल्स निकालें। स्टेप नंबर 3, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट which gives लीस्ट कह लें यहां स्मॉल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। बेटे वो वाले रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करें जिसने प्रोडक्ट के मोल कम से कम दिए। वो वाला रिएक्टेंट जो होगा, दैट रिएक्टेंट विल बी लिमिटिंग रिएक्टेंट। जी बच्चों, वो वाला रिएक्टेंट क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। जिसने प्रोडक्ट की मिकदार क्या की है, हमें कम से कम दी है, वो वाला रिएक्टेंट क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट की असल मिकदार जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के मुताबिक भी हो। मैं रिपीट करता हूं, ये स्टेप जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट्स को बेटे आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहला काम होता है रिएक्टेंट के मोल्स निकालना उनकी दी जाने वाली मिकदारों से। ठीक है, स्टेप नंबर 2 होता है टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बाय कंपेयरिंग विद द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। स्टेप नंबर 2 में हमने प्रोडक्ट के मोल्स निकालने हैं रिएक्टेंट के मोल से कंपेयर कर कर और बैलेंस केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल कर कर। ठीक है, और स्टेप नंबर 3 में हमने देखना है वो कौन सा रिएक्टेंट है जिसने प्रोडक्ट के मोल्स कम से कम दिए। ठीक है,
अब जिसने प्रोडक्ट के मोल्स कम से कम दिए हैं उस रिएक्टेंट को हम क्या बोल देंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट की असल मिकदार उसके मुताबिक ही होगी। ठीक है, मजीद इसके बारे में डिटेल जो कॉन्सेप्ट है वो हमें बेटे एक्सरसाइज में जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स वगैरह, तो इसका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों, शुक्रिया।